नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। आज हम आलोचक के गुण इस विषय का अध्ययन करेंगे। तृतीय वर्ष कला हिंदी विशेष 4 काव्यशास्त्र इस विषय के अंतर्गत आलोचना के संबंध में विभिन्न मुद्दों का अध्ययन हमें करना है। इसी के अंतर्गत आज हम आलोचक के गुण इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, आलोचना करने वाले व्यक्ति को आलोचक कहा जाता है। उसे समीक्षक, समालोचक, टीकाकार, व्याख्याता आदि अनेक नामों से भी जाना जा सकता है। सामान्यतः किसी भी साहित्य की गुण दोषात्मक मूल्यांकन या किसी भी साहित्य का गुण दोषात्मक मूल्यांकन करके उस बारे में निर्णय की स्थापना करना आलोचना माना जाता है। वैसे आलोचना की मूल प्रवृत्ति मनुष्य में जन्मजात रूप से प्राप्त होती है। बचपन से ही हम सुंदर असुंदर, अच्छा बुरा इस बारे में बोलते रहते हैं, अपने निर्णय देते रहते हैं। वही प्रवृत्ति यहाँ पर हमें साहित्य के अंतर्गत दिखानी है। और सामान्यतः किसी रचना, किसी कृति को पढ़ने के बाद उसका विशिष्ट प्रभाव ग्रहण करते हुए उस बारे में उसके गुणदोषों को दिखाना, उसमें कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें शायद गलत है, उस बारे में मूल्यांकन करना और कुछ निर्णय, अपना मत स्थापित करना सामान्य अर्थों में आलोचना कहा जाता है। और वर्तमान युग में आलोचना की बहुत बड़ी आवश्यकता निर्माण हो गई है। इसका कारण यह है कि आज अत्यंत व्यापक मात्रा में साहित्य की रचना हो रही है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवर्ष हजारों लेखक, कवि साहित्य रचनाएं कर रहे हैं और ये एक भाषा में है। विश्व की ऐसी हजारों भाषाएं हैं जिनमें व्यापक मात्रा में साहित्य रचनाएं हो रही है। अतः किसी भी एक व्यक्ति को विश्व की सभी भाषाओं का साहित्य पढ़ पाना संभव नहीं है। किसी एक भाषा की भी बात करें, अगर हिंदी की भी अब बात करें तो हिंदी में भी प्रतिवर्ष हजारों रचनाएं आती है। ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति इतनी सारी रचनाएं पढ़ नहीं पाता। तब कौन सी रचनाएं अच्छी है जो हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी रचनाएं नहीं पढ़नी चाहिए, इस बारे में एक निर्णय आलोचना के माध्यम से किया जा सकता है। और आज जितना अधिक व्यापक मात्रा में साहित्य का विस्तार, विकास होते जा रहा है, उतनी ही आलोचना की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। अब दूसरी बात यह है कि आलोचना करना एक अत्यंत कठिन काम माना जाता है, क्योंकि आलोचना करते समय आलोचक को एक तो उसे लेखक के अंतरात्मा के साथ, लेखक के भाव विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित करना है और फिर उससे प्रभाव ग्रहण करते हुए उसी प्रभाव को अपनी रचना में, अपनी आलोचना में व्यक्त करना है। अतः आलोचक में अनेक गुण या अनेक विशेषताएं होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सामान्यतः आलोचना के अंतर्गत किसी रचना के गुणदोषों का मूल्यांकन करना है, किसी रचना के संबंध में विशिष्ट प्रभाव को व्यक्त करना है, और यह काम मुश्किल है। इसलिए आलोचक में कुछ महत्वपूर्ण गुण होना बहुत जरूरी है। अर्थात इन गुणों पर अनेक विद्वानों द्वारा विचार किया जा चुका है, किंतु अलग अलग विद्वान अलग अलग गुण बतलाते हैं। अब इनमें से प्रमुख गुण जो है उन पर आज हम विचार करेंगे। तो सामान्यतः आलोचक के लिए जो प्रमुख आवश्यक गुण हैं वह सबसे पहले निष्पक्षता, दूसरा है सहृदयता, तीसरा है विस्तृत ज्ञान और विद्वत्ता, चौथा है अंतर्दृष्टि, पांचवा है मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा, छठा है भावुकता और सहानुभूति, सातवां है निर्भयता और स्थिरता, आठवां है मानव मन का सूक्ष्म ज्ञान, नौवां है दार्शनिक प्रवृत्ति,
10वां अथक परिश्रम, 11वां रुचि रसज्ञता, 12वां विशिष्ट व्यक्तित्व और 13वां है व्यापक दृष्टिकोण। तो इतने सारे गुण एक आलोचक में होना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक माना जाता है। अब इन्हीं गुणों पर थोड़ा सा विस्तार से हम विचार करेंगे। तब आलोचना का सबसे पहला गुण जो माना जाता है वह है निष्पक्षता। जब किसी साहित्य कृति की आलोचना हमें करनी है तो वह निष्पक्ष, तटस्थ, निर्लिप्त या निस्संग रूप में करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आलोचक में निष्पक्षता का गुण नहीं होगा तो वह मूल रचना के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके द्वारा की गई आलोचना एकांगी या पूर्वग्रह दूषित होने की संभावना रह सकती है। इसलिए आलोचक में निष्पक्ष रूप से काम करना जरूरी है, तटस्थ रहकर काम करना जरूरी है। चाहे जिस रचनाकार की या जिस साहित्यकार की वह आलोचना कर रहा है उसका कोई अपना सगा संबंधी, पहचान वाला मित्र क्यों न हो या उसका विरोधी भी क्यों न हो, उसे दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है। अर्थात उसे केवल रचना को देखना है, रचनाकार को नहीं देखना है। क्योंकि अगर राग द्वेष से प्रेरित कोई आलोचना होती है तो वह आलोचना न कहकर केवल मात्र स्तुति या मात्र निंदा हो सकती है। इसलिए इससे आलोचक को बचना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, किसी भी रचना के प्रति, रचनाकार के प्रति कोई पूर्वाग्रह, कोई मन में द्वेष, घृणा, अधिक अपनत्व, ईर्ष्या या राग द्वेष की भावना उसके मन में नहीं होनी चाहिए, तभी वह तटस्थता के साथ आलोचना कर सकता है। मतलब रचनाकार के संबंध में उसे तटस्थ रहना है, निष्पक्ष रहना है। रचनाकार कौन है, कितना बड़ा है, ये इस संबंध में उसे बिल्कुल विचार नहीं करना है, बल्कि केवल रचना के साथ एकरूप होकर रचना के गुण दोषों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। तभी उसकी आलोचना अधिक प्रभावी होगी, अधिक उपयोगी होगी। अगर वह निष्पक्ष नहीं रह पाता है तो ऐसी आलोचना एकांगी, दूषित या हानिकारक हो सकती है। अतः आलोचक को इससे बचना बहुत जरूरी है। जब भी वह आलोचना के संबंध में या किसी साहित्य के संबंध में गुणदोष बताता है तो गुणदोष बताते समय उसे निष्पक्ष रूप से गुणदोष बताना, उस बारे में निर्णय करना या मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक माना गया है। यही कारण है कि निष्पक्षता को आलोचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। तो यह हुआ पहला गुण आलोचक के लिए। दूसरा आवश्यक गुण है सहृदयता। अब आलोचना कोई वैज्ञानिक कार्य नहीं है, आलोचना एक कलात्मक कार्य है। आलोचना का संबंध कुछ हद तक विज्ञान से भी जोड़ा जाता है, लेकिन आलोचना विज्ञान के अपेक्षा अधिक कलात्मक कार्य है, क्योंकि आलोचना भी एक प्रकार का पुनः सृजन है, पुनर्लेखन है। ऐसी परिस्थिति में आलोचक के पास सहृदयता का होना अर्थात रसिकता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सहृदय व्यक्ति ही किसी कवि या लेखक की अंतरात्मा में प्रवेश कर उसे तादात्म्य में स्थापित कर सकता है, उससे एकरूप बन सकता है और उसने जो संवेदना, जो भाव, जो विचार अपनी रचना में व्यक्त किए हैं उसे समझ सकता है, उससे रस, आनंद ग्रहण कर सकता है और वही रस, वही आनंद वह अपनी आलोचना में व्यक्त कर सकता है। इसलिए भले ही आलोचना में बुद्धि की आवश्यकता है, कुछ हद तक बुद्धि भी जरूरी है, लेकिन बुद्धि की अपेक्षा हृदय पक्ष या बुद्धि की अपेक्षा आलोचक के लिए सहृदयता का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि एक सहृदय व्यक्ति ही बुद्धि के अंतर्गत संतुलन रख पाता है और बुद्धि और हृदय, बुद्धि और भाव, इन दोनों के बीच एक विशिष्ट संतुलन की स्थापना कर वह किसी आलोचना के संबंध में मूल्यांकन या निर्णय कर सकता है। अगर राग, द्वेष, पूर्वग्रह, ईर्ष्या या अपनत्व, इनसे वह आलोचना करेगा या सहृदय के बिना केवल बुद्धि के बल पर आलोचना करेगा तो वह आलोचना अधिक प्रभावी नहीं बन पाएगी, उसमें गुणदोषों का मूल्यांकन सही रूप में नहीं हो पाएगा। इसके लिए सहृदयता का होना आलोचक के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है और अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने सहृदयता को
आलोचक का अत्यंत प्रमुख गुण माना है, जिसमें प्लेटो, मैथ्यू आर्नल्ड जैसे उच्च समीक्षक हैं जिन्होंने आलोचना में सहृदयता को बहुत अधिक महत्व दिया है। और केवल पाश्चात्य विद्वान ही नहीं, अनेक भारतीय विद्वान भी इस गुण को आलोचना का प्रमुख गुण या आलोचक का प्रमुख गुण मानते हैं। तो ये हुआ दूसरा गुण, सहृदयता। आलोचना के लिए तीसरा आवश्यक गुण है विस्तृत ज्ञान और विद्वत्ता। अब आलोचक को जो काम करना है वह मूल रचना के भाव विचार को समझना है और उसे उतनी ही क्षमता के साथ, उतने ही प्रभाव के साथ अपनी रचना में व्यक्त करना है। इसके लिए उसे विभिन्न विषयों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मूल कृति का संबंध अनेक विषयों से हो सकता है, जैसे इतिहास, काव्यशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लोकशास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण आदि अनेक विषयों का संबंध साहित्य के साथ आता है। और ऐसी परिस्थिति में किसी रचना का आलोचना या किसी रचना का मूल्यांकन करने के लिए आलोचक में भी इन सभी विषयों का ज्ञान होना या इन सभी विषयों की बेसिक जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह अच्छी आलोचना कर पाता है। मतलब भले ही हमने जैसे देखा कि आलोचना कलात्मक कार्य है, लेकिन कलात्मक कार्य होने के साथ साथ उसमें बुद्धिमत्ता भी जरूरी है और कला और बुद्धि इनका समन्वय उसमें स्थापित करना पड़ता है। इसलिए आलोच्य विषय जो है या जिस विषय की उसे आलोचना करनी है उस विषय के बारे में अगर उसे सूक्ष्म ज्ञान होगा, अगर उसे सभी तथ्यात्मक जानकारी व्यवस्थित रूप से पता होगी, तो ऐसा आलोचक अधिक प्रभावी, अधिक अच्छी आलोचना कर सकता है। इसलिए उसे जिस विषय की वह आलोचना कर रहा है उस विषय की बारीकियों को समझना पड़ेगा और बारीकियों को समझने के बाद उस रचना के प्रभाव को ग्रहण करके उसके गुण दोषों का विवेचन करना पड़ेगा। इसके लिए उसमें विद्वत्ता का होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि विस्तृत ज्ञान और विद्वत्ता को आलोचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। आलोचना के लिए चौथा आवश्यक गुण है अंतर्दृष्टि। अब किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए या किसी भी विषय में अपने आप को पारंगत बनाने के लिए उस विषय को देखने की एक अंतर्दृष्टि होना बहुत आवश्यक होता है। यही कारण है कि पाश्चात्य विद्वान अंतर्दृष्टि को आलोचक का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण बताते हैं। उनका कहना है कि अंतर्दृष्टि के कारण ही आलोचक वास्तविक आलोचना कर पाने में सक्षम बनता है या वह वास्तविक रूप से किसी साहित्यकार की अभिव्यक्ति के साथ एकरूप हो सकता है, उसके भावों तक, उसकी अनुभूतियों तक पहुंच पाता है और उसकी सही आलोचना अर्थात गुण दोषों का सही मूल्यांकन कर पाता है। अगर आलोचक में एक व्यापक अंतर्दृष्टि नहीं है तो ऐसा आलोचक एक तो रचनाकार की अनुभूतियों के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाएगा, उसके भाव विचारों के साथ एकरूप नहीं हो पाएगा और फिर उसे व्यक्त करते समय भी वह उसे ठीक तरह से या व्यवस्थित रूप से व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आलोचक में श्रद्धावान, भावुकता या सहानुभूतिशीलता के साथ साथ एक व्यापक दृष्टि, एक अंतर्दृष्टि से कह सकते हैं, वह होना भी अत्यंत आवश्यक माना है। और इसी कारण पाश्चात्य विद्वान आलोचक के इस गुण पर काफी बल देते हैं। आलोचक के लिए पांचवा आवश्यक गुण है मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा। अब जैसे हमने देखा कि आलोचना भी एक सृजनात्मक कार्य है, क्योंकि आलोचक में या आलोचना में आलोचक को मूल रचना के सौंदर्य को, मूल रचना के गुणदोषों को और मूल रचना के विचारों को, भावों को पुनः व्यक्त करना है, उसका एक प्रकार से पुनर्लेखन करना है। इसलिए आलोचक में एक सृजनात्मक प्रतिभा होना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि हम जानते हैं काव्यशास्त्र में आचार्य राजशेखर ने दो प्रकार की प्रतिभाएं मानी है, जिसमें एक है कारित्री प्रतिभा और दूसरी है भावित्री प्रतिभा। अर्थात कवि या लेखक के लिए साहित्य रचना के लेखन में जो प्रतिभा सहायभूत होती है या जो प्रतिभा सहायता देती है उसे कारित्री प्रतिभा कहते हैं। तो किसी भी पाठक या श्रोता के लिए किसी रचना का प्रभाव ग्रहण करने के लिए, उस रचना से एकरूप होने के लिए और उसका भाव विचार ग्रहण करने के लिए
भावयित्री प्रतिभा का आवश्यकता होती है। अब एक साहित्यकार की बात करें तो उसके लिए कार्यित्री प्रतिभा जरूरी है, तो श्रोता के लिए, पाठक के लिए भावयित्री प्रतिभा की जरूरत है, लेकिन आलोचक के लिए दोनों प्रकार की प्रतिभाएं जरूरी है, क्योंकि उसे एक तो पहले साहित्य से एकरूप होना है, किसी रचना को पढ़ना है, उसके भाव विचारों को समझना है, इसके लिए उसमें भावयित्री प्रतिभा चाहिए, और फिर जो प्रभाव उसने ग्रहण किया है, जो भाव विचार या जो भी उसे समझ में आया है, उसके गुण दोषों का मूल्यांकन उसे अपनी आलोचना में करना है। इसके लिए उसके पास कार्यित्री प्रतिभा होना जरूरी है। इसका तात्पर्य यह है कि आलोचना एक प्रकार का पुनः सृजन है, और वह पुनः सृजन मूल रचना पर आधारित है, इसलिए एक और मूल रचना को समझना है और फिर उसी भाव को, उसी विचार को अपनी आलोचना में बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी दोष से व्यक्त करना है। इसके लिए आलोचक में एक मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा जो लेखक या कवि के पास होती है, उस प्रकार की प्रतिभा का होना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसी कारण भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विद्वान आलोचना में इस गुण को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। आलोचना के लिए छठा आवश्यक गुण है भावुकता और सहानुभूति। अब आलोचना का कार्य, जैसे हमने देखा, कलात्मक कार्य है, और किसी भी कलात्मक कार्य के प्रति कार्य करने वाले कर्ता के मन में एक भावुकता या सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। एक तो आलोचना में सत्य का अन्वेषण करना है, अर्थात मूल रचनाकार ने अपनी कृति में जो भी सत्य व्यक्त किए हैं, जो भी उसने व्यक्त किया है, उस सत्य तक पहुंचाना है। काल्पनिक आलोचना नहीं करनी है, तो आलोचना में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। इसलिए रचनाकार के मूल तथ्यों के साथ या किसी भी रचना के मूल तथ्यों के साथ उसे एकरूप होना है। इसके लिए उसे विशिष्ट प्रमाण जुटाने हैं, और प्रमाण जुटाकर फिर उसे मूल रचना के गुण दोषों का मूल्यांकन करना है, उनका विवेचन, विश्लेषण करना है, और ये काम पुनर्सृजन का काम है। ये काम कठिनाई का काम है। उसे हृदयहीन होकर, निरस होकर या कठोर निर्मम बनकर किसी रचना की केवल चिरफाड़ नहीं करनी है, बल्कि उसके भाव को समझना है, उसके कलात्मक पक्ष को समझना है, और इसके लिए आलोचक में सहृदयता का होना, अर्थात भावुकता और सहानुभूति का होना बहुत आवश्यक है। अर्थात ये भावुकता, सहानुभूति वगैरह ये सारी चीजें सहृदयता के अंतर्गत भी आ सकती है, किंतु कुछ विद्वानों ने सहृदयता और भावुकता और सहानुभूतिशीलता इन्हें अलग अलग गुण के रूप में माना है। इसी कारण भावुकता और सहानुभूति को भी आलोचक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण के रूप में माना जाता है, और लगभग सभी विद्वान इसे एक स्वतंत्र गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। आलोचना के लिए सातवां आवश्यक गुण है निर्भयता और स्थिरता। अब कोई भी कार्य करना है तो वह निर्भय होकर, स्थिर रहकर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति निर्भय, निडर होकर काम करता है और अपने मन को, अपनी भावनाओं को स्थिर रखकर काम करता है, वही व्यक्ति अपने कार्य में अधिक सफल होता है। अगर मन में निर्भयता नहीं होगी, अगर मन में कोई डर होगा या किसी प्रकार का अन्य भाव होगा, तो शायद हम अपने कार्य के प्रति उतना न्याय नहीं कर पाते हैं। विशेषतः आलोचना के क्षेत्र में जो डर निर्माण हो सकता है, वह हो सकता है कि जिस साहित्य की हम आलोचना कर रहे हैं, उसका लेखक, उसका कवि कोई बड़ा रचनाकार हो। अगर उसके बड़प्पन का डर आलोचक के मन में रहेगा तो वह मूल कृति का न्याय नहीं कर पाएगा, शायद उसके दोष दिखा नहीं पाएगा। इसलिए उसमें साहस या निर्भयता बहुत जरूरी है। चाहे वह जिसकी भी आलोचना कर रहा है, चाहे वह रचनाकार कितना भी बड़ा, कितना भी महान या कितना भी प्रथित यश क्यों न हो, उसे एक सामान्य स्तर पर उसे देखना है, या उसके नाम का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है, और जो रचना में उसने व्यक्त किया है, जो रचना में उसने भाव आए हैं, बिल्कुल उसी के आधार पर उसे आलोचना करनी है। फिर इसके पहले उस रचनाकार ने चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी रचनाएं क्यों न लिखी हो, उसका कितना भी बड़ा क्यों न नाम हो, लेकिन जिस रचना की आप आलोचना कर रहे हैं, अगर उसमें उससे कोई दोष हो गया है या उसमें कोई त्रुटि रह गई है, तो वह भी आपको निष्पक्ष रूप से
निर्भय रूप से व्यक्त करनी है और इसके लिए आलोचक में एक निर्भयता, साहस या स्थिरता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रचनाकार के प्रभाव में हम आते हैं तो शायद हम उसके दोषों को दिखा नहीं पाएंगे। इसके लिए निर्भय रहकर काम करना है और दूसरी ओर निरंतर प्रयत्न करके अभ्यास के माध्यम से मूल कृति के रचना का या मूल कृति के गुण दोषों का मूल्यांकन करना है और फिर उन्हें मार्मिक शब्दों में, प्रभावी शब्दों में व्यक्त करना है। चाहे गुण हो, दोष हो, दोनों को उसे दिखाना है और ये काम स्थिर, निर्भय रहकर ही संभव है। इसलिए निर्भयता और स्थिरता को भी आलोचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। आलोचक के लिए अगला महत्वपूर्ण गुण है दार्शनिक प्रवृत्ति। अब अनेक बार होता है कि विशिष्ट साहित्य का संबंध दर्शन शास्त्र से भी जोड़ा जाता है या अनेक साहित्यों में दार्शनिक प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। उस संदर्भ में आलोचक में भी थोड़ी बहुत मात्रा में दार्शनिक प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी होता है। विशेषतः पाश्चात्य विद्वान केलेट का इस संबंध में मानना है कि दार्शनिक प्रवृत्ति से ही आलोचक सत्य और असत्य के बीच भेद स्थापित कर सकता है। मतलब सत्य और असत्य, इनके बीच एक विशिष्ट संबंध बनाना है, इनके बीच अंतर करना है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो इसके लिए केलेट का कहना है कि आलोचक में दार्शनिक प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी है और इसी कारण अनेक पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य समीक्षक दार्शनिक प्रवृत्ति या दार्शनिकता को भी आलोचक का एक प्रमुख गुण मानते हैं। विशेषतः किसी भी रचना का व्यवस्थित मूल्यांकन करना है, उसे समझना है और फिर यथायोग्य रूप से उसकी आलोचना करनी है, तो उसके लिए दार्शनिक तत्वों की जानकारी होना जरूरी होता है, क्योंकि अनेक बार रचनाओं में दार्शनिक प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम मध्यकालीन किसी संत या आधुनिक किसी कवि का रचना का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उस रचनाकार किसी न किसी विशिष्ट प्रभाव से प्रभावित होता है। जैसे अगर जयशंकर प्रसाद जी की आलोचना करनी है तो जयशंकर प्रसाद पर हम जानते हैं शैवागम का प्रभाव काफी व्यापक मात्रा में रहा है, शैव दर्शन का प्रभाव रहा है, तो उस प्रभाव को थोड़ा सा समझना आलोचक के लिए भी जरूरी होता है, तभी वह उसकी आलोचना व्यवस्थित या मार्मिक रूप से कर सकता है। इसलिए थोड़ी बहुत दार्शनिक वृत्ति या दार्शनिकता का ज्ञान भी आलोचना के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। आलोचक के लिए अगला आवश्यक गुण है मानव मन का सूक्ष्म ज्ञान। अब जैसा कि हम जानते हैं साहित्य का संबंध मनुष्य के मन से है, हृदय से है। ऐसी परिस्थिति में आलोचक के लिए लेखक की आत्मा के साथ जुड़ना है, उसके हृदय के साथ जुड़ना है, उसके भावों के साथ जुड़ना है, क्योंकि लेखक जैसा कि हम मानते हैं काव्य में, अपने साहित्य में अपने हृदय को व्यक्त करता है, अपने भाव को, अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है और किसी भी लेखक की अनुभूतियां, भाव, इनको अच्छी तरह से समझने के लिए आलोचक में भी मानव मन का सूक्ष्म ज्ञान होना या एक मनोवैज्ञानिकता होना बहुत जरूरी है। अब इसमें आलोचक के लिए मनोविज्ञान के जो सारी बातें हैं उस संबंध में आवश्यक ज्ञान जो है वह निरंतर रूप से होना चाहिए, क्योंकि एक तो उसे मूल रचना का आस्वाद लेना है, उससे आनंद प्राप्त करना है और उससे आनंद प्राप्त करके उसी आनंद को अपनी रचना में अभिव्यक्त करना है। अब इसके लिए आलोचक में मनोवैज्ञानिक ज्ञान या मानव मन का सूक्ष्म ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर उसमें मानव मन का सूक्ष्म ज्ञान है या मानव मन को देखने की एक व्यापक प्रवृत्ति है, तभी वह उसकी अच्छी आलोचना कर पाता है। इसी कारण मानव मन के सूक्ष्म ज्ञान को भी आलोचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना गया है, क्योंकि इससे आलोचक किसी भी कवि, किसी भी रचनाकार की विशेषताएं, उसकी कमियां, इनको अच्छी तरह से समझ सकता है और अपनी आलोचना में भी उसे व्यवस्थित रूप से व्यक्त कर सकता है। इसलिए यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। आलोचना के लिए अगला आवश्यक गुण है अथक परिश्रम। अब कोई भी आलोचक अथक परिश्रम के बिना अपने कार्य के प्रति न्याय नहीं कर सकता है। और जैसे हमने शुरू में भी देखा कि आलोचना एक अत्यंत कठिन और परिश्रम का काम है। एक और स्वतंत्र रचना लिखना आसान है, क्योंकि स्वतंत्र रचना कवि अपनी मर्जी से
अपनी पद्धति से अपने विचारों को, अपने भावों को अपनी रचना में व्यक्त कर सकता है। उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता या उस पर किसी दूसरे के विचारों का प्रभाव नहीं होता। वो अपनी मर्जी से अपनी अनुभूतियों को अपने काव्य में व्यक्त कर सकता है। लेकिन आलोचक को पहले तो मूल रचना को समझना है। मूल रचना में लेखक या कवि द्वारा जो भाव व्यक्त किए गए हैं, जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उस बारे में उसे संपूर्ण और सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसके लिए मेहनत चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसे 2-2, 4-4, 8-8 बार मूल रचना को पढ़ना पड़े। क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि केवल एक बार रचना पढ़ने से हमें सारा ज्ञान या हमें पूरी लेखक की बातें समझ में नहीं आती है। ऐसी परिस्थिति में हमें 2-2, 4-4 या ज़्यादा बार मूल रचना को पढ़ना पड़ेगा और मूल रचना को पढ़कर कवि या लेखक के भावों के साथ एकरूप होना पड़ेगा, उसके भाव या विचारों को समझना पड़ेगा, तभी हम उसके साथ न्याय कर सकते हैं। दूसरा, आलोचक में एक निरंतर अध्ययनशीलता आवश्यक है, क्योंकि उसे एक तो जैसे हमने पहले देखा कि मूल रचना को समझना है, साथ साथ उसी प्रभाव को, उसी जो विश्लेषण, जो मूल्यांकन उसने किया है, उसे व्यक्त करना है। अनेक बार उसे व्यक्त करते समय भी उससे गलती हो सकती है, इसलिए उसे अपनी रचना पर स्वयं निर्णय न करके उस बारे में परिश्रम करके, मेहनत करके निर्णय करना है। एक तो मूल रचना को समझना है, उसे 2-2, 4-4, 6-6 बार पढ़ना है, उसके भाव विचारों को समझना है, उस पर अपना मूल्यांकन, निर्णय करना है, उस पर गुण दोषों को व्यक्त करना है और फिर उसका लेखन करना है। उस लेखन को भी बारीकी से पढ़कर अगर लेखन में कुछ गलतियां, दोष रहे हैं तो उसे पुनः ठीक करना है और फिर एक व्यवस्थित आलोचना प्रस्तुत करनी है। अब इसमें बहुत मेहनत है, परिश्रम है और इसीलिए आलोचना को अथक परिश्रम का काम माना जाता है। और जिस व्यक्ति में परिश्रम करने की क्षमता है, अथक परिश्रम, अथक मेहनत करने की क्षमता है, वही व्यक्ति एक अच्छा आलोचक बन सकता है। आलोचना के लिए अगला आवश्यक गुण है रुचि रसज्ञता। अब आलोचना ये किसी द्वारा थोपा गया काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी ने जबरदस्ती आप पर कोई काम थोप दिया है तो शायद वो काम आप उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। केवल किसी ऊपर के व्यक्ति ने कहा है इसलिए हम उसे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी काम में हमारी रुचि है, हम उस काम को करना स्वयं पसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से उस काम को हम अधिक अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसलिए आलोचना के कार्य में आलोचक की स्वयं की रुचि होना, स्वयं का रस होना जरूरी है और साथ ही जो भी काम उसे करना है वह आनंद के साथ करना है। वह एक केवल दबाव या एक केवल जिम्मेदारी या एक केवल करना है यही सोचकर नहीं करना है, बल्कि एक आनंद लेकर मूल रचना को समझना है। इसलिए आलोचक में एक परिमार्जित, परिष्कृत रुचि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रुचि रसज्ञ व्यक्ति होगा वही अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक अच्छा काम करने की कोशिश करता है। और इसलिए केवल ये रुचि रसज्ञता काम करने में नहीं है, तो उसे आलोचना के लिए विषय का चयन करते समय भी उसे अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद नापसंद के अनुसार विषय का चयन करना चाहिए और फिर उस विषय पर अपनी आलोचना, अपनी समीक्षा प्रस्तुत करनी आवश्यक है। अगर उस कार्य में उसकी अपनी रुचि है, अपनी पसंद है, तो निसंदेह वह व्यक्ति अधिक अच्छा काम कर पाएगा और ऐसी आलोचना निसंदेह समाज के लिए, लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए किसी भी काम में हमारी रुचि होना बहुत जरूरी है और आलोचना में तो ये बहुत अधिक आवश्यक मानी गई है। इसी कारण बहुत से विद्वान रुचि रसज्ञता को भी आलोचक का एक प्रमुख गुण मानते हैं। आलोचना के लिए अगला गुण है विशिष्ट व्यक्तित्व। अब किसी साहित्यकार का एक व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार से आलोचक का भी एक विशिष्ट व्यक्तित्व होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का उसके द्वारा लिखे गए साहित्य पर निसंदेह प्रभाव पड़ता है। इसी कारण साहित्य और व्यक्तित्व इनका अविभाज्य संबंध माना जाता है। अब स्वयं आलोचक एक प्रकार का साहित्य का सर्जन करने वाला है, एक प्रकार से साहित्य सृष्टा है।
ऐसी परिस्थिति में उसका व्यक्तित्व विशिष्ट होना, उसके व्यक्तित्व में अनेक अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक माना गया है। और विशेषतः पाश्चात्य विद्वान हडसन ने आलोचक के विशिष्ट व्यक्तित्व को अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना है, क्योंकि उनका मानना है आलोचक स्वयं किसी रचना के प्रभाव को ग्रहण करने में और उसे व्यवस्थित रूप से व्यक्त करने के लिए उसका व्यक्तित्व विशिष्ट पद्धति का होना जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी होता है वह व्यक्ति किसी के भी प्रभाव में जल्दी से नहीं आता। तो एक तो आलोचक को लेखक की रचना समझनी है, उसमें या उसके अनावश्यक प्रभाव में नहीं आना है। अगर आलोचक का स्वयं का व्यक्तित्व उतना विशिष्ट नहीं होगा तो शायद आलोचक किसी भी लेखक या रचनाकार के प्रभाव में बहुत जल्दी आ सकता है और फिर उसकी अलग प्रकार से आलोचना कर सकता है। तो इसके लिए आलोचक में उसका स्वयं का व्यक्तित्व एक विशिष्ट होना, अलग होना जरूरी है। और जिस व्यक्ति का ये व्यक्तित्व विशिष्ट होगा, अलग होगा, वह व्यक्ति निसंदेह अधिक प्रभावी, अधिक मार्मिक आलोचना कर सकता है और उसकी आलोचना का प्रभाव भी समाज पर व्यापक मात्रा में हो सकता है। इसके लिए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा विशिष्ट व्यक्तित्व को भी आलोचक के लिए एक अत्यंत आवश्यक गुण बताया है। आलोचना के लिए अगला गुण है व्यापक दृष्टिकोण। अब आलोचना कोई सामान्य या छोटा काम नहीं है। आलोचना एक अत्यंत मुश्किल का काम है। जितनी मेहनत, जितना परिश्रम एक रचना के लेखन में लगता है, उससे कहीं अधिक परिश्रम आलोचना के लेखन में लगता है। ऐसी परिस्थिति में एक व्यापक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ही इसमें कार्य कर सकता है, क्योंकि उसे एक तो मूल कृति में जो दोष है, गुण है या जो भी विशेषता है, जो भी बातें हैं, उनका मूल्यांकन करना है। केवल मूल्यांकन करना नहीं है, उनके बारे में निश्चित तर्क स्थापित करने हैं, उनका विश्लेषण करना है और फिर रचना के संबंध में एक विशिष्ट निर्णय देना है, निर्णय की स्थापना करनी है। अब इसके लिए आलोचक में एक व्यापक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। अब एक तो ये दृष्टिकोण आलोच्य कृति या जिस कृति की आलोचना करनी है उसके बारे में देखने के संबंध में होगा। दूसरा, यही दृष्टिकोण आलोच्य कृति के गुणदोषों को समझने में काम आएगा और यही दृष्टिकोण आलोच्य कृति के प्रभाव को, उसके गुण दोषों को व्यक्त करने में भी काम आएगा। इसके लिए आलोचक का व्यक्तित्व जितना प्रबल होगा, महान होगा या जितना विशिष्ट होगा, उतना ही उसका दृष्टिकोण भी व्यापक होगा। अगर व्यापक दृष्टिकोण के साथ आलोचना की जाती है तो वह आलोचना अधिक प्रभावी होगी। उस आलोचना में विश्लेषण, निर्णय की स्थापना या गुण दोषों का अभिव्यक्तिकरण अधिक प्रामाणिक रूप से हो पाएगा। इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण को भी लगभग सभी विद्वान आलोचक का एक प्रमुख गुण मानते हैं। तो इस प्रकार आलोचक के अनेक गुण हैं, जिसमें हमने निष्पक्षता, सहृदयता, विस्तृत ज्ञान और विद्वत्ता, अंतर्दृष्टि, मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा, भावुकता और सहानुभूति, निर्भयता और स्थिरता, मानव मन का सूक्ष्म ज्ञान, दार्शनिक प्रवृत्ति, अथक परिश्रम, रुचि रसज्ञता, विशिष्ट व्यक्तित्व, व्यापक दृष्टिकोण आदि अनेक गुण देखे। इनके साथ साथ अनेक अन्य विद्वान भी और कुछ गुणों के ओर नजर डालते हैं, जिनमें खास करके विशेष रूप से देखा जाए तो आलोचक के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, गुण ग्राहकता चाहिए, एक विशिष्ट प्रकार की कवित्व शक्ति चाहिए, गंभीरता चाहिए, औचित्य ज्ञान चाहिए, भाव प्रेषण की एक विशिष्ट क्षमता होनी जरूरी है। आलोचक का दृष्टिकोण उदात्त होना जरूरी है, उसमें एक निर्णय क्षमता होनी जरूरी है। साथ ही उसे साहित्यिक रचना की अगर आलोचना करनी है, मूल्यांकन करना है, तो उसमें एक सौंदर्य वृत्ति का होना भी जरूरी है। अतः इन गुणों को भी आलोचक के गुणों में स्थान दिया जाता है। लेकिन ये गुण कम अधिक मात्रा में जो प्रमुख गुण हमने देखे हैं, इनमें कहीं न कहीं समाविष्ट हो जाते हैं या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका समावेश इन गुणों में हो जाता है। इसी कारण इन गुणों को ही आलोचना के प्रमुख गुण माना जाता है। तो इस प्रकार से आलोचक के गुण हैं। धन्यवाद।